हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, हमारे सीएसएस 2027 के एग्जाम को आप ये समझ लें कि 7th मंथ रह चुके हैं। अब यहां पर क्वेश्चन उठ गए, सर 7 मंथ कैसे हैं? जनवरी का मंथ भी तो है लास्ट में, ठीक है, उसके अलावा अभी तो मई भी चल रहा है। देखिए मई आपका एंड होने वाला और लास्ट मंथ जो होता है आपका जनवरी का, वो आपकी रिवीजन का होता है। वो मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस मंथ के अंदर आपने अपने नॉलेज को पॉलिश करना होता है, अपने आइडियाज को बिल्ड करना होता है अपने। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट करना होता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑटोमेटिकली जो है यहां पर फास्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो बीच वाला ड्यूरेशन है ना 7 मंथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी स्टडी प्लान बनाना है वो 7 मंथ का बनाएं और लास्ट मंथ एक लाजमी छोड़ दें। अब यहां पर एक और चीज भी है, हमारा जो सीएसएस 2027 है, आपको पता है कि यहां पर रमजान भी आएगा, ठीक है, तो हो सकता है हमारे जो है वो एग्जाम्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपने जो टाइम टेबल बनाना है वो 7 मंथ का बनाना है। अगर आप यहां पर मई के एंड तक अगर आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो ठीक है। अब एक और चीज भी है, जो यहां पर 35 ईयर्स की बात की जा रही है और 5 अटेम्प्ट्स की बात की जा रही है। देखिए हो सकता है अगर आपका यहां पर वो सिलेबस चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन आपने अपनी प्रेपरेशन वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। अगर चेंज हो जाता तो वेल एंड गुड, हो सकता है आपको टाइम भी और मिल जाए, ठीक है, प्रेपरेशन के लिए। लेकिन आपने जो है 7 मंथ का जो है यहां पर प्लान बनाना है। बाकी मैंने स्ट्रैटेजीज, टारगेट्स डेली बेसिस के ऊपर आप किस तरह सेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है मैं अपने सीएसएस 2027 के स्टडी प्लान के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो वो भी आप लाजमी जाकर क्लास लेंगे, ठीक है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन पर हमारे एवेल्युएशन सेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। जो अभी हमारा एवेल्युएशन सेशन चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जो है यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ओरिएंटेशन क्लास लेना चाहते हैं ऐसे राइटिंग की, तो वो भी आपको यहां पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको डिकोड करते हैं। और आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी और फिलॉसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज माय डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे पास स्टेटमेंट है, फ्रेडरिक नीत्शे क्या कहता है, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि टू लिव इज टू सफर। जिंदगी पेन और डिफिकल्टी से भरपूर है। आप ये कह ले कि जिंदगी जो है ना, जिंदा रहना दुख, और आप यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर जो मुश्किलात है उसका सामना करना पड़ेगा, उससे भरपूर है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कही गई है कि टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो इन डिफिकल्टीज के अंदर ही आपको अपना मकसद ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने कह ले कि जिंदगी का जो मेन मकसद है उसको तलाश करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले भी कहता हूं कि डिफिकल्टीज है, या आप यहां पर कह सकते हैं कि डिलाइट्स है, तो खुशी और गम जो यहां पर जिंदगी का हिस्सा है, ये आते रहेंगे। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे एस्पिरेंट्स की। अब कुछ इश्यूज है ना, तकरीबन हर एस्पिरेंट्स को यहां पर जो है फेस करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अब आपको बहुत सारे बेसिक इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले कभी किसी को जो है यहां पर रीडिंग का मसला आ रहा है, किसी को राइटिंग का मसला आ रहा है, किसी को यह नहीं पता चल रहा है कि मैं कहां से स्टार्ट लूं, किसी को यह नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करूं, ठीक है, कहां से स्टार्ट करूं, मुझे लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए या मुझे करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है।
तो आप कह लें कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन ये इश्यूज ऐसे भी नहीं है जिनको हम यहां पर रिड्यूस नहीं कर सकते। ये बेसिक है, ये हर एस्पिरेंट को ये चीजें जो है वो फेस करना पड़ती हैं। तो आपने यहां पर हिम्मत नहीं हारनी, सिर्फ आपने जो है अपने कह लें कि यहां पर स्ट्रैटेजीज और टारगेट्स आपने यहां पर सेट करने हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो आने वाली जिंदगी है, आप ये समझ लें कि आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे जो सीएसएस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो है आपके लिए आसानियां पैदा हो जाए। लेकिन उससे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पैशन आपके अंदर होना चाहिए। हार्ड वर्क वाला जो एलिमेंट है ना आपके अंदर, मेहनत वाला जो कीड़ा होता है वो नहीं मरना चाहिए। और मोटिवेशन, मोटिवेशन आती है आपकी इंटरनल नीड से, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत है तो समझ ले यही आपकी मोटिवेशन है सिविल सर्विस एग्जाम्स को क्रैक करने की, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड की होगी ये बात। अब हम चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास टॉपिक करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास देखा जाए जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट प्रूफिंग सीपैक 2 की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज भी मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। देखें, जो क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली उनको यहां पर सीपैक 2 के हर प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। अब एक और चीज भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे सीपैक 1 और सीपैक 2 में क्या डिफरेंस है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारा मेन फोकस एरिया रहेगा ग्रीन कॉरिडोर ऑफ सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सीपैक 2 एंड द ग्रीन पिवट क्लाइमेट प्रूफिंग द पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो है डेड रिफॉर्म्स कन्वर्जेशन, ठीक है, पाकिस्तान पाथ फॉरवर्ड्स, ठीक है, द इंपेरेटिव ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। पहले हम यहां पर क्या बात करते थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते थे, लेकिन आज कुछ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा है यहां पर। बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिल्कुल परेशान आपने नहीं होना। लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल वॉल्स की अगर बात की जाए तो बात की जा रही है यहां पर एफडीआई की, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस। यहां पर अगर देखा जाए तो आपकी जो बड़ी है मल्टीनेशनल कंपनीज वो यहां से छोड़कर जा रही है। एग्जाम्पल आपके पास है टेलीनॉर की, ठीक है, उबर आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी इस तरह बहुत सारी, शेल है आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनी भी यहां पर छोड़कर जा रही है। देखेंगे बेसिक इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स यहां पर डिस्कस करते हैं और 10 प्लस हमारे पास 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स। इस तरह अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी पूरी नोटबुक जो है यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप यह हिसाब लगा लें कि मंथली जो है आपके 1500 वर्ड्स जो है यहां पर प्रिपेयर होने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सारे जो है आपको वोकैब इधर से आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा सीपैक 2, ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर के ऊपर बात करेंगे यहां पर, लेकिन कुछ बेसिक्स है इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, द स्ट्रैटेजिक ट्रांजिशन की अगर बात की जाए तो बात यहां पर की जा रही है कि जो सीपैक 1 है ना, सीपैक 1 की जो बात की जा रही, ठीक है। अब ये बेसिकली यहां पर जो ट्रांजिशन देखने को मिल रही है कि फॉसल फ्यूल्स टू यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आप कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए मॉडल शिफ्ट, सीपैक 1 वॉज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर हुकूमती सतह पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तामीर किया गया। क्या किया गया? हुकूमती सतह पर, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपके यहां पर जो है वो तामीर किए गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपके सामने ही थे।
एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर है, रेलवेज है, ठीक है, मोटरवेज है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये कितना यहाँ पर बनता है, यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो $62 बिलियन का यह प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। स्टेट ड्राइवन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड ऑन एंटरप्राइज ग्वादर पोर्ट है, इसके अंदर जो है 8000 जो है यहाँ पर हमें मेगावाट देखने को मिल रहे पावर कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद 1000 जो है 1000 किलोमीटर ऑफ रोड्स, ठीक है। जबकि हमारे पास जो सी पैक 2 है, अब सी पैक 1 के अंदर क्या हुआ, ग्वादर के ऊपर काम किया गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर पावर जनरेशन के ऊपर काम किया गया, 8000 यहां पर हमें मेगावाट देखने को मिल रहा है। उसके बाद 1000 यहां पर किलोमीटर ऑफ रोड्स हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपका डॉलर का यहां पर साइन नहीं है, ये बेसिकली बाय मिस्टेक यहां पर ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी नहीं, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सी पैक 2 है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखिए सी पैक 2 शिफ्ट एंटायरली टू बिजनेस। अभी जो सारी गेम है ना, वो है यहां पर आपके सी पैक 2 के ऊपर, ठीक है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जस्ट यहां पर क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, लेकिन गेम सारी कहां पर आ रही है, यहां पर बिजनेस टू बिजनेस सी पैक 2, ठीक है, फेज 2 की जो बात की जा रही है। तो मॉडल फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहला जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड जो यहां पर रहेगा वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड अगर देखा जाए तो यहां पर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है यहां पर। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर हमारे पास ML1 है, और उसके बाद हमारे पास कराक्रम हाईवे है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर आपकी ऐड होगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। ये आप लाजमी ऐड करेंगे। ये थोड़ा फाउंडेशन है, क्लियर कर लें, देन जो हम मेन जो है वो डिबेट की तरफ जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ये जो फेज 2 है, बेसिकली ये कब स्टार्ट किया गया, यहां पर 14th जो ज्वाइंट कॉपरेशन कमेटी जो यहां पर मीटिंग सितंबर 2025, फेज 2 इज एंकर्ड इन 5 डिस्टिंक्ट कॉरिडोर्स। तो अब यहां पर फेज 2 की जो फाउंडेशन रखी गई वो आपके यहां पर 14th ज्वाइंट कॉपरेशन कमेटी सितंबर 2025 के अंदर जो है यहां पर रखी गई, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है कि ये बेसिकली 5 जो है मुख्तलिफ डिफरेंट कॉरिडोर्स के ऊपर बेस करता है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या रहेगा यहां पर ग्रोथ, 1 नंबर पर क्या रहेगा, सॉरी यहां पर ग्रोथ है, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या है, लिवलीहुड है। थर्ड नंबर पर क्या हमारे पास रहेगा, यहां पर इनोवेशन है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट हमारे पास रहेगी रीजनल कनेक्टिविटी, 5th नंबर पर है। तो ये आप समझ ले कि 5 डिफरेंट कॉरिडोर्स के ऊपर फेज 2 आपका बेस करता है। अब फेज 2 की अगर बात की जाए तो यहां पर ऑलमोस्ट $8.5 बिलियन का यह प्रोजेक्ट है। कितना है यहां पर, $8.5 बिलियन का। तो ये आप लाजमी ऐड करेंगे, ये बेसिक है, क्लियर कर लूं, देन हम मेन डिबेट की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए लर्निंग फ्रॉम पास्ट पिटफॉल्स की बात की जाए तो जो आपका सी पैक 1 है, अगर यहां पर बात की जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर परफॉर्म्ड, यहां पर जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो यहां पर परफॉर्मेंस नहीं मिली, पहली बात तो ये है। दूसरा अगर देखा जाए यहां पर ड्राइंग रियल एस्टेट, यहां पर जो हमें यहां पर जो भरमार देखने को मिली वो रियल एस्टेट डेवलपर्स की ज्यादा देखने को मिली, ठीक है, बजाय इसके कि यहां पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स यहां पर नहीं है, बल्कि कौन है यहां पर, आपके रियल एस्टेट डेवलपर्स हमें यहां पर देखने को मिले। इसकी वजह से यहां पर परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। एक चीज तो ये है, लोगों ने यहां पर जमीनें खरीदा फरोख्त करना शुरू कर दी, जहां पर इंडस्ट्रीज बननी चाहिए थी वहां पर कुछ और यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर अगर बात की जाए सी पैक कैन नॉट अफोर्ड सिमिलर स्टैग्नेशन एंड रिक्वायर्स अ कोहेरेंट एग्जीक्यूशन रोड मैप। तो इस तरह का जो है ना यहां पर रोड मैप अगर देखा जाए सी पैक 2 के लिए तो ये वारा ही नहीं खाता यार। सी पैक 2 अगर टोटली देखा जाए ना, आपका जो बात की जा रही है मेन फोकस एरिया पता क्या है, ग्रीन कॉरिडोर के सी पैक 2 का हर प्रोजेक्ट्स किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, मेयारात के मुताबिक होना चाहिए, उसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इसको आपने
यहां पर गौर से समझना है कि ग्रीन कंट्राडिक्शन क्या है यहां पर, और उसके बाद है द क्लीन टेक रेवोल्यूशन की बात की जाए तो टेक जो यहां पर सॉरी द क्लीन टेक जो रेवोल्यूशन है इसके अंदर सोलर रेवोल्यूशन की भी हम बात करेंगे, और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम 12 सोलर रेवोल्यूशन को यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर गवर्नमेंट को इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी और वो इजीली जो है यहां पर क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी तो जनता ने खुद ही तो इसके ऊपर काम किया है, सोलर रेवोल्यूशन खुद ही लेकर आई है जनता, गवर्नमेंट ने तो कोई रोल प्ले नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए ग्रीन कंट्राडिक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर जो कोयले की हमें लिगेसी देखने को मिल रही है, फेज 1 ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड कोयला शेयर इन पाकिस्तान पावर मिक्स कितना 3% से बढ़ाकर कितना हो चुका है यहां पर 20% इन 7 ईयर्स, 7 सालों में 3% से बढ़कर 20% हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। क्रिएटिंग हाई इंपोर्टेंट कॉल डिपेंडेंसी स्टैंडर्ड एसेट्स रिस्क। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो जो कोयले की डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की वो यहां पर बढ़ती जा रही दूसरे कंट्रीज के ऊपर, है ना, तो एक चीज ये भी है। उसके बाद अगर देखा जाए ऑर्गेनिक टेक बॉम्ब की अगर बात की जाए, पैराडॉक्सिकली outside of the formal CPEC framework, organic clean tech explosion took place 2025। अब इस चीज को आपने यहां पर अंडरस्टैंड करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने यहां पर 36 जो है यहां पर कह ले कि गीगावाट के यहां पर सोलर पैनल्स को जो है इंपोर्ट किया गया। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और वो कहां से किया गया, बेसिकली चाइना से। ठीक है, इक्विवेलेंट टू रफली अगर बात की जाए 3/4 ऑफ द कंट्रीज टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। अब इस चीज का हिसाब लगा ले यहां पर कि जनता खुद जो है यहां पर कह ले कि सोलर रेवोल्यूशन लेकर आने के लिए तैयार है, बल्कि लेकर आए भी है। आप रूफ टॉप्स के ऊपर देखें, आपको सोलर पैनल्स लगे हुए देखेंगे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसके ऊपर डिबेट है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो हमें आप देखने को मिली, जहां पर बात की जा रही है क्लीन एनर्जी की और ग्रीन एनर्जी की। ठीक है, और यहां पर बात की जा रही है कि CPEC 2 का जो प्रोजेक्ट्स है, हर प्रोजेक्ट को जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ जो है यहां पर कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मार्केट एक्सपेंडेड बाय 191% हमें देखने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है 30% इसको इंक्रीज किया जाएगा बाय 2030। ठीक है, 2030 तक जो है 30%। ठीक है, ड्राइवन ओवरवेलमिंगली बाय अफोर्डेबल चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स एंड लिथियम बैटरीज, और ये भी जो है वो पाकिस्तान जो है इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप ये ग्रीन कंट्राडिक्शन आप यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर यहां पर बात की जाए जो सोलर रेवोल्यूशन है, या हमारे पास अभी हम जो बात कर रहे थे, इसके साथ साथ जो है यहां पर लिथियम बैटरीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। देखें ये किस तरह जो है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को यहां पर डेवलप किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है। तो CPEC 2 जो यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, इसको अभी से जो है यहां पर क्या करना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ जो है वो इसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या इसके स्टैंडर्ड्स के साथ इसको जोड़ना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, यहां पर क्लाइमेट वाला जो इश्यू है इससे यहां पर फायदा उठा सके, इससे जान भी छुड़वा सके। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है पॉलिसी गैप की अगर बात की जाए, वाल सिटीजन्स एंड कम्यूटर्स अडॉप्ट ग्रीन टेक फास्टर देन पॉलिसी कैन अडॉप्ट। देख ले, वही बात है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर गवर्नमेंट जो है वो कह ले कि सोलर रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अलावा अगर देखा जाए जनता खुद लेकर आ चुकी है। CPEC 2 मस्ट फॉर्मली अब्सॉर्ब दिस सोलर एंड मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, आप लाजमी इनको जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एज ए इकोनॉमिक रिस्क की अगर बात की जाए, तो आपको पता होना चाहिए जो यहां पर इकोनॉमिक टॉल की अगर बात की जाए, 2022 का जो फ्लड आया उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहां पर 50% हमें मेड बाय द ग्लोबल हीटिंग। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेस्ड 33 मिलियन यहां पर लोग जो है डिस्प्लेस मेंट हुई उनकी। ठीक है, दर बदर यहां पर जो है उनको भटकना पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए कास्ट ओवर $30 बिलियन का जो है यहां पर जो है वो कह लें कि यहां पर लॉस हुआ, कितना, $30 बिलियन। उसके बाद अगर देखा जाए रेजिंग हाफ ऑल कह लें कि यहां पर CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेटेड ओवर अ डेकेड इन अ मैटर्स ऑफ वीक्स। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। देखें
अब अगर कह लें कि यहां पर क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक से CPEC 2 को यहां पर अगर स्टार्ट नहीं किया जाता तो ये नेचुरल डिजास्टर्स CPEC 2 को भी यहां पर जो है वो डैमेज करेंगे, और ये आपके सामने ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तबाह हुआ वो CPEC का हुआ है। सबसे पहले आप देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो यहां पर किसके रडार पर थे, फ्लड के रडार पर नजर आएंगे आपको। मेल्टिंग ग्लेशियर्स ये देखने को मिलेंगे। कराक्रम हाईवे आप उठाकर देखें, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका इंपैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको इसके जड़ के साथ इसको जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये नेचुरल डिजास्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहां पर तबाह करके रख देंगे। आने वाली ये गर्मी आप देख लीजिएगा क्या होता है यहां पर। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है यहां पर, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है डियर एस्पिरेंट्स। करंट इंडस्ट्रियल हब्स सिट डायरेक्टली इन क्लाइमेट डिजास्टर जोन। अब जहां जहां पर क्लाइमेट डिजास्टर जोन हमें देखने को मिल रहा है, वहां पर आपका क्या है, यहां पर देबेजी जो हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिंध के अंदर, उसके बाद रैशाकाई जो हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन केपी के अंदर, लाई एंड हाई फ्लड रिस्क टेरेन्स। आप ये अंदाजा लगा लें यहां पर कि जहां पर हाई रिस्क है फ्लड आने के, वहां पर आपके ये प्रोजेक्ट्स है। तो अगर यहां पर आपने क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स को अगर इसके साथ नहीं जोड़ा तो ये आपका फिर क्या होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पर नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहां पर डिलैपिडेट हो सकता है, तबाह हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए वाइल कराक्रम हाईवे की अगर बात की जाए तो वो किसके राडार पर है, मैंने पहले कहा फेसर ग्लेशियल लैक आउटबस्ट, यहां पर फ्लड्स है। परमाफ्रॉस्ट मेल्ट मींस जो बड़े बड़े बर्फ के तोदे हैं वो मेल्ट होते हैं, उनकी बात की जा रही है। एंड इंटेंस मॉनसून, और जिस तरह हमें यहाँ पर मॉनसून जो है यहाँ पर बारिशें देखने को मिलती हैं। तो ये सारा जो है हमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे नेचुरल डिजास्टर के रडार पर है कि जब भी कह ले कि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर फ्लड्स वगैरह है, जब भी मॉनसून बारिश आएंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान इनको होता है। ठीक है, उसके बाद है रियलिटी चेक की अगर बात की जाए, इंजीनियरिंग दीज प्रोजेक्ट्स विदाउट क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोजेक्शन इज अ शॉर्ट साइटेड कॉस्ट डेफरल। प्राइवेट इन्वेस्टर्स विल नॉट सस्टेन बिजनेसेस इन जोन्स दैट फ्लड साइक्लिकली। अगर यहां पर हमें देखने को बार बार इस तरह इसका चक्कर हमें देखने को मिला तो आपके लोकल बिजनेस जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे से यहां से क्या होंगे, भाग जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि यहां पर क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स आपके नहीं होने की वजह से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, ग्रीन कॉरिडोर ऑफ CPEC की जो बात की जा रही है, ग्रीन कॉरिडोर ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या रहेगी, वो यही रहेगी कि यहां पर ग्रीन कॉरिडोर की जो बात की जा रही है यहां पर वो है बेसिकली आपके क्लाइमेट रेजिलियंस की बात की जा रही है, ताकि हम क्लाइमेट इशू के साथ यहां पर जो है वो डील कर सकें। अब बात करते हैं यहां पर अलाइनिंग CPEC 2 विद नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन की यहां पर बात की जा रही है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर एमिशन की जो बात की जा रही है, गोल सेट जो किया गया यहां पर NDC के जरिए, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए 2016 के अंदर तो हमें कम देखने को मिला, लेकिन अभी अगर बात की जाए NDC 3 की बात की, एम्स 2 स्लैश प्रोजेक्टेड 2035 एमिशन बाय 50%। ठीक है, जिसमें 17% अनकंडीशनली है और 33% कंडीशनली ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, 33 इसके ऊपर बेस कर रही है और हमारे पास 17 जो है वो कंडीशनली। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर हिस्टोरिकली CPEC एक्सपेंशन वाज फैक्टर इन एज ए सोर्स ऑफ इंक्रीज फ्यूचर एमिशंस। ठीक है, तो ये बढ़ सकता है बिल्कुल। एंड टुडे जो CPEC 2 ग्रीन कॉरिडोर है, ये मस्ट बी लिवरेज टू हिट द कंडीशनल 35% रिडक्शन टारगेट। ये इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन सलाह की बात करें, करंटली CPEC planning and NDC targets are being drafted in separate ministries with no overlapping logic. They must be integrated to unlock global climate finance. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यहां पर बात की जाती है लॉस एंड डैमेजेस फंड मिलने चाहिए, तो पाकिस्तान को वहां पर भी अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए, आवाज को उठाना चाहिए कि भाई हम सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है ना, लेकिन सबसे ज्यादा कह रहे कि यहां पर लेस कंट्रीब्यूटर हमें आप जो है देखने को मिलता है पाकिस्तान, लेकिन सबसे ज्यादा जो है नेगेटिव इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप ये ऐड करेंगे पॉइंट। उसके बाद अगर यहां पर बात की जाए, हमारे पास 3 आस्क्स टू ऑपरेशनलाइज क्लाइमेट रेजिलियंस, वो क्या है, इनको जो है आगे हम जो है डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट आप CPAC 2 के जो है अगर आपने बनाया हुआ है यहां पर पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जितना भी मटेरियल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए द 3 आस्क्स टू ऑपरेशनलाइज क्लाइमेट रेजिलियंस टू मूव ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है, फ्रॉम पॉलिटिकल रेटोरिक एंड टू एक्चुअल स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, 3 बायलैटरल कमिटमेंट्स आर रिक्वायर्ड विद इन 2026। सबसे पहले मैंडेटरी क्लाइमेट स्क्रीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो इसको ऐड करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट अपडेट हीट, ठीक है, फ्लड है, ग्लेशियल मेल्टिंग प्रोजेक्शंस, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है, जो भी यहां पर आपका मोटरवे बन रही है, ठीक है, उसके बाद आपका कराक्रम हाईवे है, ठीक है, गवादर है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट रिस्क स्क्रीनिंग इन द अपडेटेड लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड अगर देखा जाए ऑपरेशनलाइज द ग्रीन पाइपलाइन, ठीक है, सिक्योर एक्सप्लिसिट जो हमारे पास यहाँ पर जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है लेवल कमिटमेंट्स फॉर डिफाइंड पाइपलाइन ऑफ द सोलर विंड एनर्जी है, उसके बाद सोलर एंड एनर्जी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स टू फुलफिल पाकिस्तान टारगेट्स ऑफ 60% क्लीन पावर बाय क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, जो बाय 2030 तक जो है इसको इंक्रीज करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स है जिनको आपने ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास CPAC ग्रीन फाइनेंस विंडो, तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट चीज आपने जो अंडरस्टैंड करनी है वो है यहां पर ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म यहां पर बनाना चाहिए, जो मल्टीलैटरल बैंक के साथ क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है वो कह ले कि अपने जितने भी कंसेशनल क्लाइमेट जो है कैपिटल को हासिल कर सके, ठीक है, रियायती जो क्लाइमेट है यहाँ पर जो आपका लगा मौसमी जो है यहाँ पर सरमाया जो है वो हासिल कर सके। और वो कौन करेगा, यहाँ पर आपका जो क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म की जो बात की जा रही है, CPAC ग्रीन फाइनेंस विंडो की जो बात की जा रही है, ठीक है, दैट ट्रेडिशनल बायलैटरल लॉन्स कैन नॉट एक्सेस, ठीक है। तो ये जो हमारा पुराना रवायती जो निज़ाम चल रहा है लोन लेने वाला, वो इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक कह ले कि पूरा ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और वो किसके साथ बेसिकली रहेगा, यहाँ पर जो है वो पांडा बॉन्ड्स के साथ, ठीक है, इसको कनेक्ट करके। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है CPAC 2 के जो आपने लाजमी ऐड करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखें नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर इन्वेस्टमेंट चैलेंज की बात की जा रही है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स यहां पर रहेंगे, 5 पॉइंट्स में आपको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करूंगा, और बाद में हम लास्ट में जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास कुछ थोड़े से जो है रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान इकोनॉमी कंटिन्यूअस फेस स्ट्रक्चरल वीकनेस, ठीक है। तो हम जब भी यहां पर बात करते हैं ना रिफॉर्म्स की, तो एक ही चीज हमें देखने को मिलती है, वो है आपके यहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है बार बार, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखा जाए तो विद इट्स एक्सटर्नल सेक्टर हाईलाइटिंग फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है सिचुएशन डिस्पाइट प्रीवियस स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स, ये सारी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं कि बार बार रेपिटेशन होती है। सेवरल क्रिटिकल इश्यूज हैं, इम्पेड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो क्रिटिकल इश्यूज क्या है इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए डिक्लाइनिंग कॉन्सेंट्रेटेड FDI की अगर बात की जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है फेल 31% जो है यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं फर्स्ट 10 मंथ। अगर देखा जाए फिजिकल ईयर 2026 10 मंथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 31% हमें क्या हुआ, यहाँ पर FDI आपकी ड्रॉप हो चुकी है। उसके बाद है रिमेनिंग स्टब ऑनली, अगर बात की जाए लो ओवरली हाफ ऑफ द FDI ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, अगर हाफ जो FDI कहाँ से आ रही थी, चाइना से आ रही है, तो वो चाइना से भी यहां पर कम होकर रह गई है, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिगर दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग सिग्नलिंग अ लैक ऑफ ब्रॉडर इन्वेस्टर्स, ठीक है। $1 बिलियन से भी कम हो गई, यहाँ पर $700 बिलियन तक हमें देखने को मिल सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करें तो वो यहाँ पर छोड़कर जा रही है। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर टेलीनॉर की ले लें, उबर की ले लें, करीम आपके सामने ही है, उसके बाद शेल आपके सामने है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ द कैपिटल फ्रॉम सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम, टेलीनॉर एंटिसिपेटेड एग्जिट, उसके बाद हमारे पास सेंड्स नेगेटिव सिग्नल्स, ठीक है। परसिस्टेंट पॉलिसी, सबसे पहले क्या है यहाँ पर परसिस्टेंट अनसर्टेनिटी जो हमें यहाँ पर पॉलिसीज के अंदर देखने को मिलती है। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसियां बनाना शुरू कर देती है, जो प्रीवियस यहाँ पर एग्रीमेंट्स किए गए उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता।
क्योंकि हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है और उन्होंने अपने हिसाब से चलाना होता है। तो सेकंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर टैक्सेशन इश्यूज आते हैं, फिर करेंसी इंस्टेबिलिटी है, बार बार जो है वो आपको पता है कि करेंसी की वैल्यू जो डिवैल्यूएशन भी देखने को मिलती है, डेप्रिसिएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट रिपैट्रिएशन की बात की जा रही है कि जो मुनाफा यहाँ पर जो कंपनीज है बाहर अपने मालिक को दोबारा भेजती है तो उनकी बात की जा रही है। तो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती है डेटर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज अगर देख ले कि डिजिटल मार्केटिंग है, आपकी ई कॉमर्स है, ठीक है, फ्रीलांसिंग है, सबसे बड़ा इशू क्या होता है यहाँ पर पेमेंट का आ रहा होता है, पेपाल चल ही नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी एक चीज है। अगर यहां पर देखा जाए थर्ड हमारे पास जो पॉइंट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसडायरेक्टेड कैपिटल फ्लोज की अगर बात की जाए, देखें फॉरेन कैपिटल जो है ना मेनली जो है वो टारगेट्स सेक्टर्स विद गारंटीड प्रोटेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है, रादर देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और टेक्नोलॉजी। दिस लिमिट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल इंपैक्ट एंड perpetuates reliance on the debt and remittances, ठीक है, आप इसको भी ऐड करेंगे। परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर जिस तरह हमें अभी पहले कोविड-19 ने यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरह ग्लोबल हमें सप्लाई चेन डिसरप्ट होते हुए नजर आई और फिर यहाँ पर मिडल ईस्ट ने रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही थी, एकदम से जो है प्राइसेस देख सकते हैं कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से हर चीज की यहाँ पर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगा लें। यहाँ पर रिटर्न ऑफ द डेफिसिट अप्रैल अंडरस्कोर वल्नरेबिलिटी टू इंपोर्ट प्रेशर्स ड्राइवन, जो एक चीज हमें यहाँ पर एक चीज $1 की मिल रही थी, अब वही एक चीज जो है $10 की आ रही है। तो अब जो हमें $10 यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे थे वो कितना जाएगा, $100 बिलियन तक। तो 100 तक जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये चीज भी है। हमारे पास फिफ्थ जो हमारे पास जो पॉइंट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसस्टेनेबल रेमिटेंसेस रिलायंस। अब देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान किसके ऊपर यहाँ पर बेस करता हुआ नजर आता है, बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पर जब भी कह लें कि यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली कि रेमिटेंसेस, जो रेमिटेंसेस बून और बैन, बेसिकली यहाँ पर मुझे याद आ गया कि ये इशरत हुसैन साहब की हमने एक ओपिनियन को डिस्कस किया था, ऐसे ही आप समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसके ऊपर भी मैंने एनालिसिस किया था। तो रेमिटेंसेस की अगर बात की जाए तो कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाते हैं। तो अभी रेमिटेंसेस की अगर बात की जाए तो गल्फ स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तान पैसा आता है वो आपका गल्फ स्टेट है। लेकिन गल्फ स्टेट्स के अंदर आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मिडल ईस्ट क्राइसिस को लेकर, इशू को लेकर, जो यूएसए, ईरान और यहां पर हमें इजराइल के दरमियान में वॉर देखने को मिलती है, ठीक है। तो गल्फ स्टेट्स की आपके सामने है हालत, ठीक है। रेजिलिएंट रेमिटेंसेस फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानी हैव प्रोवाइडेड क्रूशियल बफर, हाउएवर रिलाइंग ऑन दीज हाउसहोल्ड ट्रांसफर्स टू ऑफसेट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इज नॉट अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट टू और एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम थोड़े से जो है इसके ऊपर बात करते हैं, लास्ट में हमारे पास कुछ लाइंस है रिफॉर्म्स की। तो देखें जितनी देर तक यहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे उतनी देर तक बात नहीं बनने वाली। एक चीज तो क्लियर है यहां पर, विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स टू इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी यहां पर, तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा अगर देखा जाए जो पॉलिसीज के अंदर हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, गैर यकीनी सूरत हाल देखने को मिलती है, तो उसको भी जो है यहां पर यकीनी सूरत हाल में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्रिएट प्रेडिक्टेबिलिटी पॉलिसी एनवायरमेंट, ठीक है। द इकोनॉमी रिस्क्स बीइंग ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन फॉलोड बाय रीन्यूड एक्सटर्नल प्रेशर्स, ठीक है। तो आज भी अगर देखा जाए तो इकोनॉमी किसके राउंड हमें देखने को मिल रही है, यहां पर बूम बस्ट साइकिल, ठीक है। जब यहां पर आपके लॉन्स मिलेंगे, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तो एकदम से अकाउंट स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाता है, जो ही यहां पर खाली होते हैं तो बस्ट की तरफ आपकी इकोनॉमी चले जाती है। तो इस तरह साइकिल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान पाथ फॉरवर्ड की बात करते हैं, द इंपेरेटिव ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की। तो इसके अंदर जो 4 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे। पहले तो हमने सिर्फ जो है वो किसके ऊपर डिस्कशन की थी, यहां पर सिर्फ एफडीआई के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर पूरे जो है यहां पर पाथ फॉरवर्ड की बात करेंगे। देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर पाकिस्तान hinges on fundamental domestic reforms, a process often unglamorous but essential for self-reliance. The current trajectory marked by short-term fixes and narrowing political imagination risks deeper structural issues, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या यहां पर पॉइंट रहेगा, मिस रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेस एंड इरोडिंग डेमोक्रेसी।
देखें यहां पर जो है ना एक है चीज यहां पर ऑप्टिकल, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑप्टिकल गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ऑप्टिकल गवर्नेंस बेसिकली क्या दिखे, ऑप्टिकल गवर्नेंस का मतलब होता है दिखावे की हुक्मरानी, ठीक है, जाहरी कारकर्दगी दिखाना, लेकिन इन डेप्थ जाकर जो है हमें कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने को नहीं मिलते, बल्कि क्या फेस करना पड़ता है यहां पर स्ट्रक्चरल इश्यूज को का सामना करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, ऑप्टिकल अब हो क्या रहा है कि बाहर से जब भी लोन मिलता है ना, IMF से जो है ना हमें किस्त मिली है ना अभी $1.32 बिलियन की, हम बड़ा खुश हैं कि हमें भी जो है लोन मिल गया, हमने जो है हम फिर जो आगे जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और ये वो है ना, ये सारी चीजें। तो फिर क्या होता है कि ये एक दिखावे की चीज हमें रह जाती है। डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है, डेमोक्रेसी जो है यहां पर पब्लिक ओपिनियन देखने को मिलती है हमें, लेकिन वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिलती। आप पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे आपको और ही कुछ डिबेट्स देखने को मिलेगी, जो मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर कंसर्न होना चाहिए उनको डिस्कशन में लेकर आना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, तो वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। जितने भी नेबर कंट्री से उठाकर आप देखें, इंडिया का हाल उठाकर देख लें यहां पर, ठीक है, तो ये भी एक चीज है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी यहां पर क्या इंश्योर करवाती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो चीज क्या है यहां पर नजर नहीं आती, दिखावे की, ऑप्टिकल गवर्नेंस की जो बात की जा रही है, ठीक है। तो जो भी थोड़ी बहुत कारकर्दगी होगा आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर देखा जाए इन डेप्थ में जाकर तो वही इश्यूज है, ठीक है। एक चीज तो ये रिलाइंग ऑन न्यू डेट और रोल ओवर, जब भी यहां पर कह लेकर डेट की या रोल ओवर की बात करता है, रोल ओवर का मतलब है यहां पर जब भी जैसे यहां पर कोई कर्जा हमने लिया हुआ तो वो क्या करते हैं, कर्जे की जब भी डेट एक्सटेंड हो जाती तो हम खुश होता है कि चले जी कर्जा आगे बढ़ गया, हम आगे जाकर देंगे। अब ये चीज यहां पर यूए ने बर्दाश्त नहीं की, यूए ने कहा भाई मेरा $3.5 बिलियन दो, तो देना पड़ा भाई जान घर से, और उसका देने से पता रिजर्व कितने आकर बचे, यूरो बॉन्ड और वो देने से $11 बिलियन, 16% कर रहा था आपका रिजर्व। और ये तो बाद में सऊदी अरेबिया का भला हो जैसे स्ट्रैटेजिक डिफेंस फैक्टर हुआ जब उसने फिर यहां पर $3 बिलियन दिया, तो देन जाकर जो है रिजर्व हमें दोबारा $16 बिलियन तक देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हमारे पास है यहां पर एज ए मार्कर्स ऑफ सक्सेस डिस्टॉर्ट्स रियलिटी, ठीक है, दिस सुपरफिशियल प्रोग्रेस ऑफन जस्टिफाइज सप्रेसिंग डेमोक्रेटिक डिबेट मिस्टेकनली viewing stability as a prerequisite for economic policy. However, democracy provides a vital mechanism for course correction, self correction. डेमोक्रेसी भाईजान देती है, बिल्कुल चीज देती है कि सेल्फ करेक्शन होनी चाहिए, और वो किसके जरिए होगी, यहां पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के जरिए होगी, जस्टिस के जरिए होगी, रूल ऑफ लॉ के जरिए होगी, लेकिन वो चीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर देखा जाए इंटरनली या डोमेस्टिक रिफॉर्म की यहां पर जरूरत है, ठीक है। उसके बाद है फ्लॉड फिजिकल स्ट्रैटेजीज, आपके सामने है फिजिकल स्ट्रैटेजीज का हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टैक्स को लेकर डिस्कशन की थी, ठीक है। तो यहां पर टैक्स डीपनिंग की अगर बात की जाए, अब ये टैक्स डीपनिंग क्या है, बेसिकली यहां पर जो यहां पर लोग टैक्स दे रहे हैं उसी के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब जो अनटैक्स इनकम है वहां पर उनके ऊपर टैक्स लगाए नहीं जा रहे, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर या कोई और डिपार्टमेंट है तो वहां पर टैक्स लगाए नहीं जाते, तो टैक्स ब्रॉडन करना पड़ेगा, यहां पर एरियाज ज्यादा यहां पर बढ़ाने पड़ेंगे ताकि टैक्स को ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर कलेक्ट किया जा सके, बजाय इसके कि आप एक ही कम्युनिटी के ऊपर सारा जो है वो यहां पर बर्डन डालें। तो ये भी एक चीज है। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर स्टैग्नेशन एंड पावर सेक्टर की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा जो इशू आता है यहां पर जो वो आता है आपका सर्कुलर डेट का। तो अब सर्कुलर डेट किसकी वजह से यहां पर बढ़ा है, जब भी आप देखेंगे करेंसी की आपको जब भी यहां पर डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन देखने को मिलेगी तो एकदम से हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके बाद एनर्जी की प्राइसेस हमें जब देखने को मिलेंगी तो उस वक्त भी हमें इसके अंदर फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये चीज है। स्टैग्नेशन एंड पावर सेक्टर की बात की जाए, द एनर्जी मिनिस्ट्रीज अग्रेसिव ट्रबल शूटिंग, यहाँ पर जो जारहाना जो है वक्ती तौर पर जो हमें यहाँ पर मुश्किलात देखने को मिल रहे होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, हंगामी हालात को, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी काम नहीं होता, ठीक है। लैक्स मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, ठीक है। आउटडेटेड सिंगल बायर मॉडल, सिंगल बायर मॉडल का मतलब क्या है, सिंगल बायर मॉडल का मतलब है कि जो भी यहाँ पर कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर सिर्फ एक ही हमारे पास सिंगल बायर मॉडल है, वो क्या है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हर सूरत हाल में जो है यहां पर बिजली परचेज करना पड़ती है, हर सूरत हाल में, चाहे जरूरत हो चाहे जरूरत ना हो। तो ये भी एक चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। देखिए हम बात करते हैं एसेट लिक्विडेशन की,
बात करते हैं यहां पर प्राइवेट करते जाए, प्राइवेटाइजेशन करते जाए। भाई हमें जब यहां पर हमने 135 बिलियन रुपए की यहां पर पीआई को यहां पर जो है वो कह ले के प्राइवेटाइज किया, तो आपको यहां पर सबक भी जो है वो हासिल होना चाहिए कि हमें स्टेट और इंटरप्राइजेस को क्यों बार बार जो है यहां पर प्राइवेटाइज किया करना पड़ रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बजाय इसके कि हम इसको रिफॉर्म्स की तरफ लेकर जाए, लेकिन इसके अंदर टू रिफॉर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हर बार स्टेट ऑफ कह के एंटरप्राइजेस को बार बार प्राइवेटाइज करना भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऊपर से हम आप जो है वो कह के यहां पर पे कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 78 ईयर होने वाले हैं, एक गवर्नमेंट का नाम ले लेते हैं, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली कि हमारा 78 ईयर्स हैं, हो चुके हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट भी शामिल है और इसके अंदर आपकी जनता भी शामिल है, दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं रियल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए एज इनहेरेंटली पॉलिटिकल। ठीक है, इनहेरेंटली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन डिमांड किस चीज के? यहां पर पब्लिक कंसेंसस होनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियंस, स्टेक होल्डर्स आपके होने चाहिए, थिंक टैंक्स होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, क्लियर कम्युनिकेशंस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। डिप्लोमैटिक मींस ऑफर टाइम बट दैट टाइम इज बीइंग स्क्वेंडर्ड ऑन द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद लेकिन देखे जिस तरह पाकिस्तान को यहाँ पर डिप्लोमैटिक गेन हुआ, उस तरह जो है वो कह लेकर जिस तरह डोमेस्टिकली इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाहिए तो वो चीज देखने को नहीं मिल रही है, उसका कोई फायदा नहीं और नजर आ रहा है हमें। ठीक है, और सिर्फ से जो है ना हमें हल्ला गुल्ला देखने को मिल रहा है एज ए पीस मेकर पाकिस्तान, लेकिन इंटरनली जो है ना वो मजा नहीं आ रहा ना। पाकिस्तान मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ऑप्टिकल गवर्नेंस, भाई दिखावे की गवर्नेंस से हटकर जो है हमें यहाँ पर सब्सटेंटेटिव जो पॉलिसी की तरफ आना पड़ेगा। शिफ्ट टू अवॉइड अ वीक इकोनॉमी एंड डिसफंक्शनल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्टिकल गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर दिखावे वाली हुक्मरानी, उससे बाहर आना पड़ेगा। भाई लोन मिल गया है, रोल ओवर इतना हो गया जी, ये इससे फायदा नहीं होगा। फायदा होगा जितनी तक आप डोमेस्टिकली अगर जितनी देर तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे उतनी देर तक जो है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। ठीक है, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, और हम हमारे कितने डेली वर्ड्स होते हैं? बेसिकली 50 वर्ड जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? स्कैवेंज। स्कैवेंज बहुत इजी वर्ड है, टू सर्च फॉर एंड कलेक्ट अनयूजेबल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट और लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, बेसिकली कचरे में से जो है कुछ चीजें यहाँ पर ढूंढने को बोला जाता है या छानबीन करना, लेकिन इसके अलावा एक और मीनिंग भी यहाँ पर बन सकता है, टू रिमूव डर्ट फ्रॉम एरिया। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए फॉरेज या रमेज, इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा, ऑपोजिट क्या बनेगा? डिस्कार्ड या वेस्ट आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या? रैम्बलिंग, बहुत इजी वर्ड है। टॉकिंग और राइटिंग इन अ लॉन्ग, ठीक है, बोलने में या लिखने में बहुत ज्यादा तवील होना, ठीक है, या कंफ्यूज्ड होना या डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होना। ठीक है, तो वॉन्डरिंग या डाइग्रेसिव आप इसको बोलेंगे, ऑपोजिट क्या बनेगा? कंसाइज या फोकस्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? बहुत इजी है, कैनिबलिस्टिक, बहुत इजी वर्ड है। रिलेटिंग टू ईटिंग वंस ऑन स्पीसीज की बात की जा रही है कि अपने ही साथ वाले को जो खाते हैं उनको बोला जाता है। फ्लैश ईटिंग या प्रेडेटरी, ऑपोजिट क्या बनेगा? ह्यूमन या सिविलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? कन्वेक्शन, ये तो हम पढ़ते रहते हैं, साइंस के अंदर पढ़ा जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लड और गैस मूवमेंट। ठीक है, तो सर्कुलेशन या हीट फ्लो, ऑपोजिट क्या बनेगा? इंसुलेशन या स्टैग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? डिसएल्यूजनमेंट, किसको बोला जाता है? बेसिकली डिसपॉइंटमेंट को बोला जाता है। लॉस ऑफ बिलीफ और होप ड्यू टू डिसपॉइंटमेंट। ठीक है, उम्मीद खो देना, डिसपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं, या डिसइंचेंटमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर? इसका एंटोनिम होप या ऑप्टिमिज्म। ठीक है, पर उम्मीद होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? रिपैट्रिएशन, बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली रिटर्निंग अ पर्सन टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ना वतन वापसी को बोला जाता है, तो यहाँ पर रिटर्न बोलेंगे आप, यहाँ पर डिपोर्टेशन आप इसको बोलेंगे। ऑपोजिट क्या बनेगा? एग्जाइल या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पर कैथारसिस, बहुत इजी है, बेसिकली इमोशनल रिलीज होना। यहाँ पर प्योरिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, क्लींजिंग आप बोल सकते हैं, क्या बनेगा इसका सिमिलर मीनिंग? प्योरिफिकेशन है, रिलीजिंग है, ऑपोजिट क्या है? रिप्रेशन या सप्रेशन। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? डंजन। डंजन बहुत इजी वर्ड है हमारे पास, डार्क अंडरग्राउंड, जो तह खाने में जो कैद खाना होता है, बेसिकली तह में नीचे, उसको बोला जाता है। सेल या प्रिजन, ऑपोजिट क्या बनेगा? फ्रीडम या सेंचुरी। ठीक है, सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा? बहुत इजी है, स्टैंडर्ड, बहुत इजी वर्ड है। लेफ्ट एंड होपलेस, बेसिकली बेयारो मददगार होना। ठीक है, आइसोलेटेड पोजीशन। ठीक है, मैरून बोल सकते हैं, स्टक, ऑपोजिट क्या बनेगा? रेस्क्यूड या फ्रीड।
लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का मतलब क्या था, बेसिकली तर्क कर देना या छोड़ देना। द एक्ट ऑफ लिविंग समथिंग और सम वन बिहाइंड, ठीक है। डेजल्शन आप बोल सकते हैं, या फॉरसेकिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा, केयर या स्पोर्ट। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।